हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में विशाल सर के साथ। हमने केमिकल काइनेटिक्स का एक टॉपिक पढ़ा था, उसे 15 क्वेश्चन करने थे, जो कि हमने 10 क्वेश्चन कर लिया था। अभी भी 5 क्वेश्चन बचा हुआ है, वो 5 क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, चलिए ये रहा आपका सबसे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसमें जो बोल रखा है कि एक्स ए बना रहा है वाई बी, ये आपका दे रखा है। ठीक है, इक्वेशन में दे रखा है लॉग माइनस डी बाई डी टी बराबर लॉग डी बाई डी टी प्लस 0.3। अब एक्स और वाई का मान निकालना है। ठीक है, निकालते हैं, इसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। लॉग माइनस डी बटा डी टी इजिकल टू लॉग डी बी बटा डी टी प्लस 0.3। ठीक है, अब आप बताइए थोड़ा सा कि क्या हम लोग 0.3 को log 2 लिख सकते हैं, क्योंकि log 2 का मान कितना होता है 0.3010। ठीक है, तो इसकी जगह हम लोग log 2 लिख देंगे। log माइनस डी ए बाई डी टी इजिकल टू log dv बटा डी टी, log dv बटा डी टी प्लस log 2। अब देखिए तो log a प्लस log b हो गया। log a प्लस log b का फॉर्मूला होता है log a प्लस log b, इसका फॉर्मूला होता है log a इंटू बी। ठीक है, तो इसको हम लोग वापस से a इंटू बी में लेके आएंगे। log माइनस डी ए बटा डी टी बराबर log 2 dv बटा dt। अब देखिए log log गया, क्या हो जाएगा माइनस डी ए बटा डी टी इजिकल टू डी बटा डी टी। आप बताइएगा थोड़ा कि 2 यहाँ जो गुना में है इधर आकर के भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1/2। अब ये जो बटा में आता है तो इसका होता है रसमीकर मितीय गुणांक, यानी कि x का मान कितना हो गया बाबू, x का मान हो गया 2, y का मान कितना हो गया, इसके पहले क्या है 1 है ना, तो y का मान 1 हो गया। ये आ गया आपका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था लॉग के रूप में। ठीक है, बोर्ड में इतना हार्ड तो नहीं आएगा ना, बोर्ड में इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए देख लीजिए इसे, और जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है आपको, आप कमेंट किया कीजिए। ठीक है, ये भी कमेंट किया कीजिए कि लेक्चर कैसा लग रहा है। ये भी कमेंट किया कीजिए कि आपको वीडियो जल्दी जल्दी चाहिए, क्या चाहिए, थोड़ा सा है ना। कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो किसी को समझ आ रहा है, कोई तो पढ़ना चाह रहा है। ठीक है, नहीं तो फिर टाइम मिलता नहीं है, तो फिर गैप ज्यादा हो जाते हैं ना वीडियो आने में। ठीक है, ऐसा अगर आप कमेंट कीजिएगा, थोड़ा हौसला बढ़ाइएगा, तो क्या होगा ना कि वो थोड़ा सा रहेगा कि हाँ वीडियो जल्दी जल्दी डालना है। ठीक, तो चलिए हम लोग वापस से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए ये रहा आपका 12 क्वेश्चन। यहाँ पे दे रखा है कि 4a प्लस बी बना रहा है 2c प्लस 2d। अब इसी में से देख के बताना है कि कौन सा आपका अभिक्रिया के लिए सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है। तो सबसे पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेता ना, रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, -1/4 डी बटा डी टी, और क्या लिखा जाएगा माइनस डी बटा डी टी, और ये किसके बराबर हो जाएगा +1/2 डी सी बटा डी टी का, ये किसके बराबर हो जाएगा 1/2 डी टी बटा डी टी का। अब इसी में से आपको ढूंढना है आंसर कि कौन से आंसर होंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले बोला है कि बी के विलुप्त होने की दर सी के बनने की दर की दुगनी है। बी के विलुप्त होने की दर सी के बनने की दर की दुगनी है। ये हो गया क्या बी के विलुप्त होने की दर, अब ये हो गया क्या सी के बनने की दर। तो ये है सी के बनने की दर, अब ये क्या है 1/2 यानी कि आधी, यानी कि सी के बनने की दर की क्या है आधी है, लेकिन यहाँ क्या बोल रखा है दुगनी। तो क्या हो गया गलत हो गया। हमें गलत ही ढूंढना था, सही नहीं है, लेकिन फिर भी और हम लोग देख लेते ऑप्शन। बी के विलुप्त होने की दर माइनस डीवी बटा डी टी क्या हो गया बी के विलुप्त होने की दर ए के विलुप्त होने की दर की 1/4 है। बिल्कुल सही बात है, इन दोनों को देखिए, बी के विलुप्त होने की दर ए के विलुप्त होने की दर की 1/4 यानी कि 1/4 है, तो सही हो गया।
डी के बनने की दर, डी के बनने की दर ए के खर्च होने की दर की आधी है, ए के खर्च होने की दर की आधी है। निकाल लेते हैं, देखते हैं। डी के बनने की दर यानी कि डी डी बाई डी टी, ए के खर्च होने की दर की आधी है, तो ये 1/2 था, इधर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, इधर गुना में था उधर जाकर भाग में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यानी कि ए के खर्च होने की दर की आधी है, यानी कि भी सही है। सी तथा डी के बनने की दर समान है, बिल्कुल समान है। यहाँ क्या आता था 1/2 आता था ना, देखिए तो इन दोनों का बराबर खींचिएगा तो 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा डीसी बाई डी टी बराबर डी टी बाई डी टी, यानी कि बिल्कुल सही लिख रखा। सी तथा डी के बनने की दर समान है, तो यानी कि अभी क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, ये भी सही हो गया, यानी कि 12 क्वेश्चन भी हो गए। अब आ जाते हैं हम लोग 13 क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन 2a + b 3c + d बन रहा है। कभी क्रिया की दर को व्यक्त नहीं कर, क्वेश्चन ये आपका AIPMT का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी क्रिया की दर को व्यक्त नहीं करता। अगर सी के रूप में लिखना है तो क्या लिखेगा 1/3 dc बटा dt। माइनस तो नहीं लगेगा क्योंकि माइनस किधर लगता है, रिएक्टेंट की तरफ, यानी इधर लगना चाहिए माइनस, इधर थोड़ी लगेगा, यानी क्या हो गया गलत। बी के रूप में लिखना चाहे तो क्या लिखिएगा -dv बटा dt, यानी कि क्या हो गया सही। डी के रूप में लिखना चाहिएगा तो dd बाई dt सही है। ए के रूप में लिखना चाहिएगा तो पहली बात तो माइनस लगाएंगे, क्रिया कारक की तरफ है, -1/2 da बाई dt। हमें क्या देखना है, व्यक्त नहीं करता, यानी कि आंसर हो गया, फर्स्ट आंसर हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग 14 क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोला है कि 2N2O5 बना रहा है 4NO2 + O2। बोल रखा है कि N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता इसका दे रखा है 7.2 मोल लीटर इनवर्स। ये लोग का प्रारंभिक सांद्रता क्या होगा 0, यानी कि t बराबर 0 पे। अब फिर बोल रखा है कि t बराबर 20 मिनट पे। इसका सांद्रता कितना हुआ पता नहीं, लेकिन इसका सांद्रता दे रखा है, NO2 की सांद्रता दे रखा है 2.4, NO2 की सांद्रता दे रखा है 2.4। इसका सांद्रता हम लोग देख लेते हैं कितना होगा। 4 मोल के लिए कितना जा रहा है 2.4, तो 2 मोल के लिए क्या हो जाएगा, इसमें से आधा कर दीजिए, इसमें से आधा कर दीजिए, यानी कि 1.2। आपको पता होगा ना कि इसमें से ही जाकर के NO2 बनाएगा, तो अगर 4 मोल के लिए 2.4 जा रहा है तो 2 मोल के लिए कितना गया होगा 1.2 मोल चला गया होगा, अभी कितना बन गया 2.4 मोल। ठीक है, तो 7.2 में से ये चला गया तो कितना बच गया 6 बच जाएगा। ठीक है, कितना चला गया, कितना बच गया 6 बच गया। अब बोला है आपको N2O5 के विघटन की दर, बहुत सिंपल है, क्या लिखिएगा N2O5 के विघटन की दर d N2O5 बाई dt। ये निकालना है आपको, क्या बोलते हैं अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक। 6 में से 7.2 माइनस कीजिए, 6 में से 7.2 माइनस हो गया, माइनस तो फॉर्मूला का कितना टाइम लग रहा है 20, कितना हो गया 1.2 अपॉन 20, कितना हो गया है, सही है ना, पॉइंट को यहाँ लेके आ गए, इतना हो गया 6 × 10⁻²² मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ठीक है, 6 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। समझ में आ गया होगा। बहुत सारे इसमें गलती क्या हो जाता है ना कि अंतिम माइनस प्रारंभिक कर देते हैं। अब देखिए ये वाला जो है ना N2O5 की सांद्रता दे रखा है, ये जो दे रखा है ना NO2 की सांद्रता दे रखा है, तो इसमें से इसको माइनस नहीं करेंगे, दिखाई दे रहा है ना, हाँ, इसमें से इसको माइनस नहीं करेंगे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे थोड़ा 11th वाला कि स्टार्टिंग में 7.2 है तो कितना होंगे 0 होंगे, फिर t बराबर 20 मिनट पे ये 2.4 बन जा रहा है, ये बन रहा है 2.4, तो कितना जा रहा होगा यहाँ से, कितना जा रहा होगा 4 मोल के लिए अगर 2.4 है तो 2 मोल के लिए कितना हो गया 1.2। देखिए आधा हो रहा है ना, यहाँ से 4 से 2 तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। ठीक है, 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, ठीक है, शायद नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं। 1.2 हो गया, इसका आधा किया, यानी कि 7.2 में से 1.2 चला गया, कितना बच गया 6,
अब ये हो गया आपका अंतिम। अब अंतिम माइनस प्रारंभिक बटा टाइम, यही करती है। कितना आ गया 6 × 10⁻², मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। चलिए अब हम लोग चलते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन पे, 15 क्वेश्चन पे। ठीक है, और थोड़ा सा शेयर कर दिया कीजिए और लाइक भी कर दिया कीजिए। ठीक है, और देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ना, बहुत ही आसान सिंपल सा चीज है। देखिए क्या बोल रखा है, 2SO2 + O2 बना रहा है 2SO3। यहाँ बोला है कि SO3 के निर्माण का वेग दे रखा है 100 ग्राम मिनट इनवर्स। ठीक है, 100 ग्राम मिनट इनवर्स। अब पूछ रखा है कि O2 के विघटन की दर कितना होगा। ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, ABCD करके दिया हुआ है। अब यहाँ पे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इतना तो सीख लिया है। SO3 क्या हो जाएगा 1/2 DSO3 बटा dt इजिकल टू माइनस DO2 बटा dt। ये दे रखा है, ये पूछा है ना, यही चीज है ना, 100 ग्राम मिनट इनवर्स ये दे रखा है, पूछा है। कितना आंसर हो जाएगा, अगर यहाँ पे 100 रखिएगा तो 1/2, वहां पे 100 रखिएगा। ठीक है, DO2 बटा dt गया गया कितना हो गया 50, यानी कि आंसर हो जाएगा। लेकिन गलत है। ठीक है, गलत कैसे है थोड़ा सा देखिएगा, है ना। यूनिट से बहुत ज्यादा खेल खेला जाता है। ठीक है, यूनिट अगर हम लोग समझ लिए हैं, इकाई हम लोग यूनिट से बहुत ज्यादा खेल खेला जाता है। हम लोग यूनिट को ध्यान रखेंगे ना, विशेष यूनिट को ध्यान रखेंगे। देखिए क्या दे रखा है, SO3 के निर्माण का वेग दे रखा है 100 ग्राम मिनट इनवर्स, जबकि 100 ग्राम नहीं होना चाहिए था, 100 मोल मिनट इनवर्स होना चाहिए था, तब ये फॉर्मूला लगता, इस तरीके का कॉन्सेप्ट, और तब आंसर आता। ठीक है, लेकिन यहाँ ग्राम में दे रखा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मोल में लाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसे हम लोग मोल में लाएंगे। गलती समझे, गलती समझे। देखिए जो आंसर आ रहा था वो आंसर ऑप्शन में भी है, लेकिन वो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, वो आप उस जानबूझ के ऑप्शन दिया हुआ है आपको गलती कराने के लिए। अब गलती कैसे हुआ वो तो समझ ही रहे होंगे आप। यहाँ दे रखा है 100 ग्राम, जबकि क्या होना चाहिए था 100 मोल मिनट इनवर्स। ठीक है, तो मोल में लाते हैं उसको, हम लोग मोल में लाते हैं। क्या है, DSO3 बटा dt कितना है 100 ग्राम मिनट इनवर्स। एक ग्राम दे रखा है ना, इसको मोल में लाना है। आप खुद बताइए कि ग्राम से मोल जाने के लिए क्या करते हैं बाबू, हम लोग मोलिकुलर वेट से भाग देते हैं ना, अनुभार से भाग देते हैं। तो इसका अनुभार कितना हो जाएगा, SO3 का अनुभार कितना हो जाएगा, इसका 32 हो गया, इसका 48 हो गया, 80 हो जाएगा, 80 हो गया। तो अब क्या, अब यूनिट ग्राम नहीं, अब क्या लगेगा मोल। अब जो आंसर होगा अब इसमें बैठेगा, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि इस तरीके से अगर सॉल्व किए हैं हम लोग जो भी क्वेश्चन, उसमें मोल वाला था। ठीक है, यूनिट भी क्या होता है, मोल होता है ना, मोल मिनट इनवर्स या मोल सेकंड इनवर्स या मोल घंटा इनवर्स, है ना, आवर्स इनवर्स। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, ग्राम दे रखा है। तो हम लोग सबसे पहले उसे मोल में लाएंगे। मोल में लाने के लिए क्या, अनुभार से भाग देती है, ऐसे गया कितना आ गया बाबू 5/4। ठीक है, अब हमें मिल गया है मोल मिनट इनवर्स। अब हमें मिल गया है SO3 के निर्माण का वेग 5/4 मोल मिनट इनवर्स, 5/4 मोल मिनट इनवर्स। इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कितना आया है 5/4 मोल मिनट इनवर्स। अब इसके जगह हम लोग क्या कर देंगे, 5/4 लिख देंगे। 5/4 कितना हो गया बाबू, ये हो गया आपका 5/8 मोल मिनट इनवर्स, यानी कि DO2 बटा dt आ गया हमारे 5/8 मोल मिनट इनवर्स। क्योंकि यहाँ जो SO3 बटा dt था ना, तो हम लोग इसको क्या था, ग्राम में था तो मोल में चेंज किया ना 5/4, तो उसी को यहाँ पे, ठीक है, उसी को यहाँ पे मान रख दिए। अब कितना हो गया 5/8। पता नहीं यार, आवाज थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कुछ अटका हुआ है, मतलब होता है ना वैसा, उस तरीके से। ठीक है, सर्दी शायद आएगा। 5/8 मोल मिनट इनवर्स। लेकिन यहाँ देखिए तो मोल में आंसर नहीं है, यहाँ ग्राम में है। ठीक है,
अब इस मोल को हम लोग ग्राम जाने के लिए क्या करेंगे, ग्राम से मोल जाने के लिए अनुभार का भाग दे रहे थे, तो मोल से ग्राम जाने के लिए क्या करेंगे, अनुभार का गुना करेंगे। तो आ गया आंसर 5/8। ऑक्सीजन का कितना हो जाता है बाबू, O2 का 32 हो जाएगा। अब किस में आ जाएगा, ग्राम मिनट इनवर्स। ए से गया 4 बार में, कितना हो गया 20 ग्राम मिनट इनवर्स, यानी कि आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, अभी तक जितने क्वेश्चन हम लोग किए सब के सब बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं। अब इस क्वेश्चन से आशा करते हैं कि आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, है ना, ठीक है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स का अगला टॉपिक बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं उससे, वेग नियम। चलिए हेडिंग लिखा जाए वेग नियम, है ना, इसे मिटाते हैं। चलिए बच्चे हम लोग अब समझते हैं वेग नियम। बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। वेग नियम होता है क्या है, सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कि ऐसे आपके पास रिएक्शन आ जाता है, क्या बना है, प्रोडक्ट बना है। तो वापस समझते हैं बच्चों हम लोग अभी अगले टॉपिक ना, क्योंकि सिलेबस पीछे है बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए समझते हैं वेग नियम। वेग नियम है क्या, बहुत सिंपल है वेग नियम। पहले क्या हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते थे तो उसमें प्रोडक्ट से भी लिखते थे, ठीक है, रिएक्टेंट से भी लिखते थे, प्रोडक्ट से भी लिखते थे, क्रियाकारक से भी लिखते थे और उत्पाद से भी। लेकिन इसमें क्या है, वेग नियम में क्या है, सिर्फ क्रियाकारक से लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा क्रियाकारक ही रहेगा, कहीं कहीं प्रोडक्ट वाला भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ऐसा आ गया कि वेग नियम में हमेशा क्रियाकारक के सांद्रता से वेग दर्शाया जाता है, सही है गलत है, तो गलत है, हमेशा नहीं। अभी हम बताएंगे आगे एक दो रिएक्शन बताएंगे आपको जिसमें क्रियाकारक के अलावा प्रोडक्ट का भी यूज होगा, ठीक है, वेग नियम में, ठीक है ना। समझते हैं क्या है, जैसे वेग नियम हो क्या गया, वेग नियम क्या हो गया, वेग नियम क्या हो गया, अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता के पदों के रूप में प्रायोगिक प्रदर्शन वेग नियम कहलाता है। सबसे पहले तो वही लिख लेता ना जो एग्जाम में आने वाला है, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता के पदों में, अभिकारक की सांद्रता के पदों में प्रायोगिक प्रदर्शन, याद हो रहा है थोड़ा, प्रायोगिक प्रदर्शन वेग नियम कहलाता है, वेग नियम कहलाता है। समझ आया बाबू थोड़ा सा, अभिक्रिया के वेग अभिकारक की सांद्रता के पदों में प्रायोगिक प्रदर्शन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है अभिकारक की सांद्रता, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है प्रायोगिक प्रदर्शन, इंपॉर्टेंट है, प्रायोगिक प्रदर्शन, ठीक है, वेग नियम कहलाता है। थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे है क्या, आखिर किस तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक रिएक्शन दिया हुआ है, ए रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, अब इसमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, ठीक है बाबू, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ध्यान रखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का वेग क्या होता है, क्रियाकारक की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती। किस तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा उसको हम लोग समझ लेना, प्रदर्शन को समझ रहे हैं कि प्रदर्शन किस तरीके से किया जाएगा। एक चीज तो हम लोग समझ गए कि इसमें क्या यूज किया जाएगा, अभिकारक की सांद्रता, ठीक है, उत्पाद की सांद्रता नहीं, अभिकारक की सांद्रता। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि क्या सिर्फ हमेशा क्रियाकारक ही लिया जा सकता है क्या, नहीं, एक दो जगह होगा जहां उत्पाद की सांद्रता का भी यूज होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आ गया कि हमेशा क्रियाकारक की सांद्रता लिया जाता है, सही है गलत है, तो गलत है, ठीक है, हमेशा नहीं लिया जाता। एक दो रिएक्शन बताएंगे जहां उत्पाद की सांद्रता का भी यूज होता है, ठीक है। प्रायोगिक प्रदर्शन हम लोग समझते हैं किस तरीके से किया जाता है, ये आपका अभिक्रिया दे रखा है,
तो अभिक्रिया वेग क्रियाकारक के सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। देखिए, क्रियाकारक के सांद्रता हो गया, इनके गुणनफल के समानुपाती होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, इसमें क्या होता है कि प्रत्येक पद प्रयोग द्वारा निर्धारित घातांक के साथ प्रयुक्त की जाती है। अगर एक क्रियाकारक है, ये भी क्रियाकारक है, तो हम लोग डायरेक्ट नहीं लिखे हैं, ए की सांद्रता बी की सांद्रता नहीं लिखे हैं। ए की सांद्रता के घात है अल्फा, बी की सांद्रता के घात है बीटा, ठीक है। ये आया कहाँ से, यही तो था प्रयोगी, यानी प्रयोग द्वारा निर्धारित हुआ है कि अल्फा का मान कितना होगा, क्या होगा। रिएक्शन को देखकर हम लोग नहीं बता सकते, हम लोग प्रयोग द्वारा निर्धारित करते हैं। ये जो घात आया है ये प्रयोग द्वारा निर्धारित करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसी को कोटि कहा जाता है। ए के सापेक्ष कोटि कितना हो गया अल्फा, बी के सापेक्ष कोटि कितना हो गया बीटा। अब वापस से हम लोग समझते हैं वेग नियम। अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के पदों में प्रायोगिक प्रदर्शन क्या कहलाता है, वेग नियम कहलाता है। प्रदर्शन देख रहे हैं कि किस तरीके से किया जाता है। तो जो रेट होता है वो अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। लेकिन प्रत्येक पद जैसे कि ए की सांद्रता, बी की सांद्रता प्रयोग द्वारा निर्धारित घात के साथ प्रयुक्त की जाती है, ठीक है, घात के साथ लिखी जाती है। यानी कि आर समानुपाती ए के पावर अल्फा हो गया, बी के पावर बीटा हो गया। बोलिएगा कि अल्फा बीटा यहाँ से कहाँ से आ गया, यहाँ तो कहीं था नहीं, इसमें तो कहीं था नहीं, तो अल्फा बीटा का मान कहाँ से आया है, प्रायोगिक आया है, ठीक है। समझ में आ रहा है थोड़ा सा, अल्फा और बीटा का मान प्रायोगिक आया है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ जो लिखा रहता है रस समीकरण मितीय गुणांक, रस समीकरण मितीय गुणांक नहीं आता है पावर में, ये जो पावर में आता है वो प्रायोगिक होता है, प्रयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब इसको हम लोग बोलते हैं कोटि, इसको बोलते हैं कोटि, यानी कि ए के सापेक्ष कोटि कितना है अल्फा, बी के सापेक्ष कोटि कितना है बीटा, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे अल्फा का मान 1 हो सकता है, बीटा का मान 2 हो सकता है, धीरे धीरे आप आगे समझिएगा, ठीक है। मान लीजिए, देखिए ज्यादातर क्या है ना कि यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाता है ए के पावर और बी पावर, ठीक है, ए हो गया, ए के पावर को कर देते हैं ए, बी के पावर को कर देते हैं बी, यानी कि यहाँ जो रस समीकरण गुणांक है इसी को यहाँ पावर में लिख देते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। बोलेगा पावर में कहाँ से आएगा, तो प्रयोग द्वारा निर्धारित हुआ, तो बोलेगा हमें कैसे पता चल जाएगा, धीरे धीरे, काहे का टेंशन लिया है ना, टेंशन नहीं लीजिए, धीरे धीरे सब पता चलेगा। समझ में आ रहा है, समझ में आया। तो इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, अच्छा एक चीज और, ये समानुपाती हटेगा तो क्या आएगा बाबू, के ए के पावर अल्फा और बी के पावर बीटा। के को हम लोग क्या बोल देंगे, के को बोल देंगे वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट बोल देंगे, है ना, वेग स्थिरांक बोल देंगे, ठीक है, के को। समझ में आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं हम लोग, है ना, लिखते हैं अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता, अभिक्रिया की वेग अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है, सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है, जिसमें प्रत्येक पद प्रयोग द्वारा निर्धारित की जाती, जिसमें प्रत्येक पद प्रयोग द्वारा प्रयुक्त की जाती है, या लिखी जाती है, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रयुक्त की जाती है। ध्यान रखिएगा ये वेग नियम आया हुआ है ना, आप लोग के सब्जेक्टिव में वेग नियम आया हुआ है ना बिहार बोर्ड में, ध्यान रखिएगा। समझ आ गया किस तरीके से लिखा जाता है, आर बराबर के ए के पावर अल्फा और बी के पावर बीटा, ये अल्फा और बीटा को हम लोग क्या बोल देते हैं, कोटि बोल देते हैं, जो कि आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है।
अगर पूछ दिया कि ए के सापेक्ष कोटि अल्फा, बी के सापेक्ष कोटि बीटा, बोल दिया पूरा अभिक्रिया का कोटि अल्फा प्लस बीटा, सिंपल ना। इन जो भी पावर में होगा इनको जोड़ दीजिए, अभिक्रिया का कोटि अल्फा प्लस बीटा हो गया, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एग्जाम्पल कराते हैं आपको, NO2 प्लस F2 क्या बनाएगा, NO2F, ठीक है। ये प्रोडक्ट बन गया ना, मान लीजिए ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अगर आपको औरंगाबाद के हिसाब से लिखना है, ठीक है, तो क्या लिखिएगा बाबू, R बराबर के, यही है ना क्रिया कारक, तो NO2 के पावर क्या हो जाएगा 2, अब F2 के पावर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ कितना है 1 है। ये हो गया आपका सैद्धांतिक, ये सैद्धांतिक हो गया। हाँ आपको बताए हैं, पहले बताएं कि यहाँ जो रस समीकरणितीय गुणांक होता है ये यहाँ पे नहीं आता है, प्रयोग द्वारा निर्धारित होता है। हम आपको अब सही वाला लिखते हैं, ये गलत हो गया, सही वाला लिखते हैं। R बराबर के, NO2 के पावर में भी 1 ही आता है, F2 के पावर में भी 1 ही आता है। बोलिएगा आपको किसे पता, पढ़ते पढ़ते हमें पता है, आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है, टेंशन ना लीजिए। प्रयोग द्वारा निर्धारित हुआ है, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अब भी गलत हो गया नहीं वाला, अगर आप इसके हिसाब से लिखिएगा कि यहाँ रस समीकरणितीय गुणांक 2 है, यहाँ पे 1 है, वही पावर में आ जाएगा, तो गलत हो गया ना, क्योंकि यहाँ क्या होता है NO2 के पावर में 1 होता है, इसके पावर में भी 1 ही होता है। ध्यान रखिए, इसको बोल देंगे हम लोग क्या बाबू, इसको बोल देंगे प्रायोगिक, ये हो गया प्रायोगिक, ठीक है। अब ये हो गया सैद्धांतिक, ये आपका सही है, ये वाला गलत है। अगर ऐसे लिखा जाए और पूछ दिया जाए कोटि तो कितना 2 और 1 3, कोटि कितना 3 हो गया, लेकिन ऐसे में कोटि 2, तो रिएक्शन ही पूरा चेंज हो गया, ठीक है। यानी कि कोटि 2 वाला सही है, 3 वाला नहीं, ठीक है। हम लोग चलते हैं थोड़ा आगे ना, आप लोग के क्या डाउट आ रहा होगा ना, इसलिए हम एक एडिक्शन करा दिए ताकि आप लोग देख ले कि यहाँ जो रस समीकरणितीय गुणांक होता है वो यहाँ पे नहीं लिखा जाता है, यहाँ प्रयोग द्वारा निर्धारित होता है उसे लिखा जाता है, ठीक है। मिटाते हैं इसे, स्क्रीनशॉट लेना है, बहुत अच्छा है ना, अच्छा क्वेश्चन है। हम जिनसे पढ़े हैं ना, हमारे जो गुरुजी हैं उन्होंने कराया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आपको भी हम सिखा दिए, आ जाते हैं अब आगे। चलिए अब हम लोग समझते हैं रेट कांस्टेंट जो था के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा, के क्या है, ठीक है। यहाँ से बहुत सिंपल सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं के वाले से, तो के को हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए R इजिकल टू के, सबसे पहले तो हम लोग अभिक्रिया लिख लेते हैं। मान लीजिए कैसे अभिक्रिया दे रखा है, ठीक है, क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, तो यहाँ से रेट लिखना चाहे तो क्या लिखिएगा, R बराबर के, ए के पावर अल्फा और बी के पावर बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा तो आपको पता है कि इन दोनों को कोटि कहा जाता है, प्रायोगिक होते हैं ना, ठीक है। इस रस समीकरणितीय गुणांक है, इसको यहाँ पे नहीं लिखा जाता है। हाँ ये हो सकता है, थोड़ा सा हम आपका डाउट क्लियर कर दे बाबू, तो हो सकता है मान लीजिए कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो रेट कांस्टेंट अगर लिखना चाहता है बराबर के ए के पावर 2 और बी के पावर 1, ऐसा आ गया, ठीक है। तो ऐसा आ गया तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि यहाँ जो रस समीकरणितीय गुणांक है उसको यहाँ लिख दिए। हाँ ये हो सकता है कि कोटि का मान इसके बराबर हो जाए, कोटि का मान इसके बराबर हो जाए, ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन इसको यहाँ लिखे हैं ऐसा नहीं मानना। इसको यहाँ कब लिखेंगे वो हम आपको बताएंगे ना, आगे बताएंगे, ठीक है। अभी ये ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक है। चलिए अब बताइए बाबू यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, R बराबर के, ए के पावर अल्फा और बी के पावर बीटा, ये लिखा जाएगा, ठीक है। अब आप बताइएगा यदि हम क्रियाकारक की सांद्रता को बराबर कर दें, अब इसका मान 1 कर दे, ठीक है, 1 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, 1 कर दे 1 मोल लीटर इनवर्स,
तो अगर यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 रखिएगा, पावर में चाहे कुछ भी हो जाए तो भी 1 रहेगा, यानी कि r बराबर क्या आ जाएगा, r बराबर k आ जाएगा। r बराबर क्या आ गया, k आ गया, यानी कि रेट किसके बराबर आ गया ना, रेट किसके बराबर आ गया बताइए, तो रेट आ गया रेट कांस्टेंट के बराबर, यानी कि r बराबर k। ठीक है, r बराबर k। तो यहां से हम लोग डेफिनेशन बना लेंगे क्या, यदि वेग नियम में क्रियाकारक की सांद्रता इकाई लिया जाए, ठीक है, यदि वेग नियम में क्रियाकारक की सांद्रता इकाई लिया जाए तो अभिक्रिया के वेग क्या वेग स्थिरांक के बराबर होता है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के बराबर होता है। ये जो हम लोग डेफिनेशन है ना उसको भी रट्टा मारते हैं ना सुबह सुबह उठ करके, वो भी जरूरत नहीं है उसका, वो भी हम लोग समझ समझ के याद कर सकते हैं। देखिए कितना सिंपल से याद हो गया, पहले तो हम लोग लिखना सीख लिए, उसके बाद इन दोनों को बराबर करके 1 के बराबर कर दिए, इकाई कर दी। अब r बराबर क्या आ गया, यहाँ से परिभाषा बना लिए, खुद ही बना लिए ना परिभाषा, क्या हो जाएगा, वेग नियम में यदि वेग नियम में क्रियाकारक की सांद्रता इकाई लिया जाए तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के बराबर होता है, r बराबर k। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग, है ना, हम उसको लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझिएगा बाबू, क्या कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहता है लेकिन वेग स्थिरांक ना बोल करके विशिष्ट अभिक्रिया वेग बोल देता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वेग स्थिरांक को ही विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर का नाम कुछ और है और क्लास का नाम कुछ और है तो आप वही इंसान ना। अब बिहार में तो अधिकतर खास करके बहुतों का होता है नाम, ठीक है, बहुतों का नाम होता है, घर का कुछ और, गांव का कुछ और, दोस्त के बीच कुछ और क्लास में कुछ और। ठीक है, वेग स्थिरांक को ही विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहा जाता है। चलिए इसको लिखना था ना, लिख लीजिए, हम एक बार बोल देते हैं। यदि वेग नियम में क्रियाकारक की सांद्रता इकाई मान लिया जाए तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के बराबर हो जाता है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के बराबर हो जाता है। अब थोड़ा सा और समझते हैं बाबू, हम लोग के किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, के किस पे डिपेंड करता है, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो देखिए फर्स्ट टेम्परेचर पे, तापमान पे, क्या हो गया, तापमान पे। सेकेंड कैटेलिस्ट पे, उत्प्रेरक पे, कैटेलिस्ट पे। और थर्ड रस समीकरणितीय गुणांक, रस समीकरण मितीय गुणांक पे। इधर शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए नीचे लिख दिया। ठीक है, रस समीकरणितीय गुणांक पे, हाँ ठीक है दिखाई दे रहा है। चलिए के किस किस पे डिपेंड करेगा बाबू, एक बार बोलते जाइए। देखिए क्या है ना, ऑनलाइन अगर आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल एकदम कंसंट्रेशन के साथ बिल्कुल अकेले बैठिए और साथ साथ बोलते जाइए तो आपको याद भी होता जाएगा। अगर आप ऑफलाइन क्लास में होते हैं सामने तो मैं तो आपको पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब याद करवा देता, ठीक है, पूरा याद करवा देता। जो यहाँ पढ़ते हैं ऑफलाइन में पता है उन्हें याद भी हो जाता है, मतलब वो लोग पढ़ता ही नहीं जा करके, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है, पलटता तक नहीं है, देख करके कितना भी कुछ बोल लीजिए नहीं पलटता है। आपको भी पता है कि अगर जो पलट के नहीं देखेगा वो भूल ही जाएगा। लोग टीचर हैं, ठीक है, टीचर है मतलब कि हमें कुछ तो पता है तभी तो पढ़ा रहे हैं, फिर भी हम पलट के देखते हैं हम लोग। ठीक है, चाहे कोई भी टीचर हो हर कोई देखता है। ठीक है, कोई ये बोले कि नहीं नहीं मैं तो आकर के सीधे पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ तो कोई मतलब नहीं है। टीचर पढ़ाने से पहले पूरा तैयारी करता है, कौन से क्वेश्चन कराना है, क्या करना है, एक क्वेश्चन हो चुका है इस टाइप से क्वेश्चन कराना है, हर कोई तैयारी करता है। ठीक है, चलिए ये किस पे डिपेंड करेगा बाबू, टेम्परेचर पे, तापमान पे, उत्प्रेरक पे और रस समीकरणितीय गुणांक पे। यहाँ क्या होता है, तापमान बढ़ाने से के बढ़ता है, तापमान बढ़ाने से के बढ़ता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे यहाँ से डायरेक्ट, कैटेलिस्ट से के क्या होता है, बढ़ता है। अगर सिर्फ उत्प्रेरक बोला है इसका मतलब कि के बढ़ रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए कि निगेटिव कैटेलिस्ट बोल दिया, निगेटिव कैटेलिस्ट, तो फिर के घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हमें कैसे पता है कि पॉजिटिव बोल रहा है निगेटिव बोल रहा है। तो ध्यान रखिएगा अगर किस समय जब भी उसको निगेटिव बोलना होगा तो लिख के देगा। अगर सिर्फ कैटेलिस्ट बोला है इसका मतलब कि पॉजिटिव का ही बात कर रहा है। ठीक है, सिर्फ कैटेलिस्ट बोला है तो इसका मतलब कि पॉजिटिव कैटेलिस्ट का बात कर रहा है, और पॉजिटिव कैटेलिस्ट से क्या होता है, बढ़ता है, रस समीकरणितीय गुणांक का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है,
लेकिन ध्यान रखिएगा उससे भी चेंज होता है। समझ में आ गया यहाँ? ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल चीजें था। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ के बढ़ रहा है, कैटलिस्ट के साथ के बढ़ रहा है, रासायनिक गतिविधि गुणांक वाला बाद में देखना है। बाद में क्या देखना है, यहाँ नहीं देखना है ना। आप बोलिएगा कि ऐसे कैसे बोल दिया आप, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ के बढ़ रहा है। बाबू आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, आगे पढ़ेंगे टेम्परेचर बढ़ाने के साथ के किससे बढ़ रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे उसको। मिटा दें इसे। अभिक्रिया दर, वेग स्थिरांक, अभिक्रिया वेग और वेग स्थिरांक, इन दोनों में अंतर आता है आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में। ठीक है, इन दोनों में अंतर देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले। और इधर के वेग स्थिरांक, इन दोनों में अंतर समझते हैं। फर्स्ट, आर क्या है? वह वेग जिससे क्रियाकारक, वह वेग जिससे क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है, उत्पाद में परिवर्तित होता है। वह वेग जिससे क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है, इसमें क्या हो जाएगा? वो फर्स्ट ये क्या है? समानुपाती स्थिरांक। डायरेक्ट लिख देना ऐसे, समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक। सेकेंड क्या हो जाएगा बताइए? इसका इकाई क्या होता है? आर का मोल, लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स, टाइम की जगह कुछ भी हो सकता है, मिनट या सेकंड ये होता है। लेकिन इसका ध्यान रखिएगा, इसका चेंज होता है। ठीक है, के का चेंज होता है, कोटि के अनुसार के का चेंज होता है। ठीक है, लेकिन आर का हमेशा फिक्स है, मोल, लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स। तो क्या हो जाएगा? इकाई कांस्टेंट रहता है। इसमें क्या है? कोटि के साथ परिवर्तित। कैसे परिवर्तित होगा अभी समझेंगे। कोटि के साथ परिवर्तित, कोटि के साथ परिवर्तित। तीसरा देख लेते हैं हम लोग, थर्ड वाला। इसमें देखिएगा बाबू, जैसे मान लीजिए कि अगर आप रिएक्शन स्टार्ट किए हैं ना, तो अभिक्रिया का वेग ज्यादा है, तो समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो वेग क्या होता जाता है? कम होता जाता है। ठीक है, मतलब अभी अगर बहुत ज्यादा है ना, जैसे कहने का मतलब आप बहुत तेज भाग रहे हैं, समय के साथ फिर धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि अभिक्रिया के वेग शुरू में तो तेज रहता है, लेकिन समय के साथ क्या होता है? घटता है। आपका बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ठीक है, यानी कि टाइम के साथ आर क्या होता है? घटता है। टाइम बढ़ने के साथ आर क्या होता है? घटता है। लेकिन इसका बताइए बाबू, ये क्या समय पर निर्भर करेगा? समय पर निर्भर नहीं करता, समय पर निर्भर नहीं करता है। यार पसीना बहुत चल रहा है यार। फैन है भी तो पीछे है फैन, यहाँ है नहीं। चलिए बाबू आगे देख लेते हैं हम लोग। 4 वाला, 4 क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल। आर सांद्रता पर निर्भर करता है क्या वो? क्रियाकारक का सांद्रता पर निर्भर करता है? करता है, अभी तो पढ़े हम लोग। सांद्रता पर निर्भर करता भी पढ़े ना, आर बराबर के ए के पावर अल्फा बी के पावर बीटा पढ़े ना, तो सांद्रता पर निर्भर कर रहा है ना, तो आर वाला सांद्रता पर निर्भर करता है। लेकिन के जो है इस सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, के जो है इस सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, सांद्रता पर निर्भर, सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए मिटाते हैं इसे, एक बार थोड़ा सा ध्यान याद कर लेते हैं ना। आर क्या है? वह वेग जिससे क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है। के क्या होता है? समानुपाती स्थिरांक हो जाता है। इसका जो आर का जो इकाई होता है वो कोटि के साथ निर्भर नहीं करता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन के कोटि के साथ परिवर्तित होता है। इसमें क्या है कि समय बढ़ने के साथ
R जो है वो कम होता है। इसमें क्या है कि समय पर निर्भर नहीं करता है, ये सांद्रता पर निर्भर करता है या सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अब एक टॉपिक और एक चीज और बचा हुआ है रेट कांस्टेंट में, इसका इकाई ना, इकाई क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं निकालने के लिए। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है उसको, के इकाई, ठीक है, के की इकाई। देखिए सबसे पहले हम लिख दे रहे हैं, याद कर लीजिएगा, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स। बोलिएगा n क्या है यहाँ पे, n बताता है कोटि। अगर कोटि 0 है तो n का मान 0 हो जाएगा, कोटि 1 है तो n का मान 1 हो जाएगा, कोटि 2 है तो n का मान 2 हो जाएगा, कोटि 3 है तो n का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आया कैसे, इसको निकालते हैं। ठीक है, r बराबर रेट बराबर क्या था, अभिक्रिया दर क्या था, के, और क्या था यहाँ पे, क्रियाकारक के सांद्रता था। सही बात है ना, क्रियाकारक के सांद्रता था, और क्रियाकारक के सांद्रता में कुछ अल्फा बीटा कुछ था जिसको हम लोग बोलते हैं कोटि। यहाँ मान लेते हैं कोटि को हम लोग n से दर्शा रहे हैं। ठीक है, अब r का यूनिट क्या हो जाता है बताइए तो, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स के। इसका क्या हो जाता है बाबू, मोल लीटर इनवर्स और क्या हो जाएगा n। अभी गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स बटा मोल लीटर इनवर्स और में। ये ऊपर जाएगा तो माइनस n हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स। यहाँ से आया है। ठीक है, ये हमें सीखने की जरूरत नहीं है कैसे आया, ठीक है, बता दिए आपको, बस हमें याद रखना है, डायरेक्ट याद ही रख लेना है। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स। ठीक है, क्या है बाबू, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स। अब थोड़ा समझते हैं क्या, मान लीजिए कि जीरो ऑर्डर है, ठीक है, जीरो ऑर्डर यानी कि शून्य कोटि है। शून्य कोटि है तब बताइए तो बाबू क्या लिखिएगा, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 0 टाइम इनवर्स। समझ में आया, n की जगह क्या कर देंगे 0, क्योंकि जीरो ऑर्डर है। तो यहां से क्या आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स आ जाएगा। यानी k का यूनिट क्या आ गया, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। r का भी यूनिट यही होता है क्या, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऑर्डर में, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर में अभिक्रिया दर और वेग स्थिरांक, अभिक्रिया दर और वेग स्थिरांक दोनों का यूनिट समान होता है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कौन सा ऑर्डर बाबू, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यही मान लीजिए कि यहाँ पे अगर बोल देता फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या बोल देता, फर्स्ट ऑर्डर, है ना, प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया बोल देता, तो आप यहाँ पे क्या लिखते, इनके जगह 1 रखते। सही है ना, 1 रखते तो 1 माइनस 1 क्या हो जाता है, 0। पावर में किसी का जीरो हो तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। सिर्फ क्या बच जाता है यहाँ पे, टाइम इनवर्स बच जाता है। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर में क्या आ जाएगा, टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स मतलब ऐसे लिखा होगा, या तो सेकेंड इनवर्स, या तो मिनट इनवर्स, ठीक है, या तो ऐसे लिखा हुआ आ सकता है। अगर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, के का मान अगर ऐसे लिखा हुआ है यूनिट में सेकेंड इनवर्स मिनट, इसका मतलब है कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में। मान लीजिए इस सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोला, तो क्या करना है बाबू, सिंपल सा चीज, यहाँ 2 रख देंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा, मोल लीटर इनवर्स, यहाँ क्या बच जाएगा, -1 बच जाएगा, और क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स। टाइम की जगह कुछ भी होता है ना, सेकेंड मिनट कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया, मोल -1 एल +1, क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स। देखिए माइनस यहाँ आ जाएगा पावर में तो -1, और ये -1 से यहाँ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये किसका यूनिट हो गया, के का यूनिट हो गया, लेकिन किस में, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़े ना कि के का जो यूनिट है वो चेंज होता है ऑर्डर के साथ, हम लोग देख भी लिए कि हाँ चेंज होता है। जीरो ऑर्डर में कुछ और था, फर्स्ट ऑर्डर में कुछ और था, सेकेंड ऑर्डर में कुछ और था,
थर्ड ऑर्डर में कुछ और आएगा, ठीक है। तो आप लोग तो अब निकाल सकते हैं, अगर थर्ड ऑर्डर बोलेगा तो यहाँ पे क्या करना है, n की जगह 3 रख देना है, बस सॉल्व करना है, इतना महत्व आता होगा। अब बोलिएगा कि अगर गैसीय अभिक्रिया है तो क्रिया कारक अगर गैस है तो उसके लिए भी सिंपल है बाबू, है ना, उसके लिए भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। गैसीय बस इसके जगह क्या हो जाएगा, एटीएम, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 1 - n, और क्या आ जाएगा टाइम इनवर्स, सिंपल, ठीक है। अगर गैसीय है तो एटीएम, सॉरी 1 - n ना, 1 - n टाइम इनवर्स। जीरो ऑर्डर बोला है तो इनकी जगह 0, फर्स्ट ऑर्डर बोला है तो इनकी जगह 1, सेकेंड ऑर्डर बोला है तो इनकी जगह 2, थर्ड ऑर्डर बोला है तो इनकी जगह 3, ठीक है। सॉल्व हो जाएगा ये, हो जाएगा, हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलिए, हमें ये वाला याद रखना है, अगर इसको याद रखते हैं तो आप किसी का भी यूनिट निकाल कर बता सकते हैं। जीरो ऑर्डर का बोलेगा तो वहां से निकाल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर बोलेगा तो वहां से निकाल सकते हैं, सेकंड ऑर्डर बोलेगा उसका भी निकाल सकते हैं, थर्ड ऑर्डर बोलेगा उसका भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो के का जो है ना, ये इसको याद रखिए, मोल लीटर इनवर्स 1 - n इंटू टाइम इनवर्स। टाइम की जगह कुछ भी हो सकता है बाबू, सेकंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, घंटा हो सकता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया खत्म, वेग नियम हो गया खत्म। अब आ जाते हैं हम लोग कोटि पे, कोटि अभिक्रिया की कोटि, कोटि कोटि को बोल देते हैं ऑर्डर, अभिक्रिया की कोटि बोला रहा है क्यों। चलिए इसको समझते हैं बाबू, बहुत सिंपल है। क्या था, आर इज इक्वल टू, मान लीजिए ऐसे दे रखा है रिएक्शन, ठीक है, ऐसे दे रखा है रिएक्शन, प्रोडक्ट बन रहा है, तो रेट क्या हो जाएगा बाबू के, ए के पावर क्या हो जाएगा अल्फा, बी के पावर क्या हो जाएगा बीटा। तो यहाँ से अगर कोटि निकालिएगा बाबू तो क्या हो जाएगा कोटि, कोटि हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अगर पूछ दिया कि ए के सापेक्ष कोटि, सिर्फ ए के सापेक्ष पूछ दिया, ए के सापेक्ष कोटि, तो क्या बोलना है बाबू, ए के सापेक्ष हो जाएगा अल्फा। पूछ दिया कि बी के सापेक्ष कोटि बताइए तो बीटा, लेकिन पूरा रिएक्शन का कोटि पूछ दिया तो क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा, क्या करना है अल्फा प्लस बीटा, इसको जोड़ देना है। अब मानिएगा नहीं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए बिहार बोर्ड में, ठीक है। यहाँ पे 1/2 ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था शायद, यहाँ 1/2 था, यहाँ 3/2 था, कोटि पूछा था, तो 1/2 प्लस 3/2, ये वाला नहीं हो पाता है लड़कों से, ठीक है, ये भी नहीं हो पाता है, बाकी तो छोड़ ही दीजिए। अगर यहाँ अच्छे से एग्जाम हो जाए ना बिना चोरी का, और अच्छे से कॉपी जांच हो जाए, 10% रिजल्ट आएगा, 10%, सही बता रहे हैं, सिर्फ 10%, 100 में से 10 को पास होगा, 90 को फेल हो जाएगा। सारे के सारे गाइड चोरी के भरोसे रहते हैं। अगर गाइड का क्वेश्चन ना दे एग्जाम में और थोड़ा सा चेंज कर दे, जैसे गाइड में मान लीजिए कि कहीं 5 लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन देना है बिल्कुल, 5 की जगह सिर्फ 10 कर दीजिए, और जो याद किया है ना आंसर, वो आंसर जरूर उस क्वेश्चन में रखे, उस ऑप्शन को बिल्कुल वही लगा के आएगा वो, उसको पता ही नहीं 5 की जगह 10 कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे, बहुत, तो थोड़ा ध्यान दीजिए इन सब चीजों पे, है ना। हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमें थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, सब कुछ 12th बोर्ड नहीं होता, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तभी मैं बोलता हूँ कि बिहार का बच्चा का 80% और राजस्थान के बच्चा का 80% जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ जो 439 लाए ना, 439 12th बोर्ड में, मैं जानता हूँ ना, 439, पटना में गया नीट की तैयारी करने, 3 महीना बाद वापस आ गए, कुछ भी समझ ना आया उसे क्या चल रहा है। राजस्थान बोर्ड से अगर किसी का 439 रहे तो मतलब बहुत ज्यादा तेज है, क्योंकि वहाँ चोरी नहीं होता, वहाँ गाइड से नहीं, वहाँ से टीचर के नोट से पढ़ करके फिर एग्जाम दिया जाता है, नॉलेज होता है वहाँ, 439 हो जाता है। यहाँ नॉलेज नहीं होता कुछ भी। अगर आपको लग रहा होगा ना ऐसा कि किसी का 450 आ गया, उसको बहुत नॉलेज है, कोई नॉलेज नहीं है, बहुत कम चांस है कि उसको नॉलेज होगा, ठीक है, बहुत कम। तो ये चीजें, ये सिस्टम जो है ना, मतलब गवर्नमेंट के लिए तो अच्छा है, और बाकी स्टेट को दिखा सकते हैं कि हमारे यहाँ रिजल्ट 85% है, यानी 100 में से 85 को पास हो गए। लेकिन जो बच्चे हैं ना, जो तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत गलत है ये चीजें, बहुत ज्यादा गलत है, आप लोगों के लिए चीज बहुत गलत है। इसलिए ध्यान रखिएगा, 70% ही आएगा अपना मेहनत से आएगा, ठीक है, अपने मेहनत से लाएंगे 70%, 80% आएगा अपने मेहनत से लाएंगे, ठीक है। चोरी नहीं करना है हमें, टाइम कम है,
ध्यान दीजिए पढ़ने पे, ठीक है। अभी जो टीचर को भगवान बना लेते हो ना कि समझ नहीं आ रहा है फिर भी वहीं जाना, क्यों तो भैया बोले हैं, क्यों तो सर अच्छा लगता है। वो कुछ नहीं है बाबू, 2 साल बाद सब नशा नीचे उतर जाएगा। सर अच्छा लगते हैं या बुरा लगते हैं, जो सर का समझ आ रहा है उनके पास क्लास जाना है, जिनका समझ नहीं आ रहा सिंपल से क्लास नहीं जाना है। ये आपका लाइफ का बात है ना। उनका तो अच्छा खासा बिजनेस चल जाएगा ना, आप जाओगे क्लास, पैसा तो क्या अच्छा खासा बिजनेस चलेगा। ये बात मैं नहीं बोलता, लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ बहुत सारे लड़के हैं, एक दो नहीं बहुत सारे, 90% लड़का है, मतलब लड़का क्या लड़कियां भी 90% ऐसे हैं औरंगाबाद में। समझ नहीं आता, पर थोड़ा ध्यान दीजिए और थोड़ा समझिए, है ना। ये लाइफ आपकी है और आपकी लाइफ है, तो आप इस लाइफ के बारे में सोचना भी आप ही को पड़ेगा, ठीक है। वरना बेसिक वीक हो जाएगा, ठीक है। 12th पास कर गए, 85% आ गया, आप खुश, आपके घर वाले खुश, ठीक है ना। फिर घर वाले क्या करेंगे, आपके ऊपर बोझ डालेंगे ना थोड़ा। 85% लाए ना आप, थोड़ा होगा कि नहीं इसको तैयारी कराते हैं किसी चीज का ये वो, ठीक है। अब आपको तो पता है कि आपको तो कुछ आता जाता है नहीं, 85% चोरी करने से आया। अब जब आप तैयारी करने जाइएगा तो वहाँ 5 साल 6 साल 10 साल, ठीक है, लग जाएगा टाइम, क्योंकि आपको तो कुछ आता नहीं। इसीलिए बोल रहे हैं कि जो भी नंबर आएगा बिल्कुल ईमानदारी से आएगा, ठीक है, चोरी नहीं करेंगे। एक चीज और, है ना, टीचर जो है ना उनको पता होना चाहिए, जैसे कहने का मतलब कि बहुत सारे टॉपिक है केमिस्ट्री में जो एक लेक्चर में नहीं समझा सकता है, ठीक है, उसके लिए 2-3 लेक्चर चाहिए। और बहुत सारा टॉपिक ऐसा है जो 5 मिनट 10 मिनट में समझा देंगे, हो जाएगा, बात बन जाएगा, ठीक है, खत्म। मतलब कि वो आसान चीज है, तो 5 मिनट 10 मिनट में समझा रहे हैं, मतलब कि वो आसान चीज है। लेकिन आप लोग पहला बार पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को तो पता है नहीं कि आसान है या हार्ड है। तो जो चीजें आसान होती है, जो 5 मिनट और 10 मिनट में समझाई जा सकती है, उसे क्या करते हैं कि उसे बिल्कुल 1 घंटा, अगला दिन भी 1 घंटा ले लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आसान है, बच्चों को समझ आएगा। अब बच्चों को समझ आएगा तो बोलेंगे कि ये टीचर बहुत बढ़िया, इसका समझाया और सब आ गया। मान लीजिए कि इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो मान लीजिए कि उसको समझाने में 3 घंटा, यानी कि 3 लेक्चर, ठीक है, 3 लेक्चर लगेगा। अब ये चीजें सभी बच्चों को समझ नहीं आएगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी बच्चों को समझ आने के लिए बिल्कुल धीरे धीरे समझाना पड़ेगा, जिसमें कि टाइम हमें 3 घंटा लग जाएगा। तो जो टीचर है इस टॉपिक को गायब कर देगा। अगर गायब नहीं करेगा तो 20 मिनट या 10 मिनट समझाएगा, जो आसान चीजें इसमें से वो दिखाएगा, बाकी खत्म। अब आपको तो पता है नहीं, आपको कहाँ से पता है कि ये टॉपिक था हमारे या नहीं था, क्योंकि आप बुक तो छोड़िए, टीचर का नोट्स ही नहीं खोलते तो बुक कहाँ से खोलिएगा। आप तो क्लास जा रहे हैं, अगर 200 बच्चे हैं 300 बच्चे हैं, आप क्लास जा रहे हैं कहीं तो सिर्फ इसलिए कि क्योंकि वहां कोई और जा रहा है, इसलिए आप जा रहे हैं। इसलिए थोड़ी जा रहे हैं कि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि आपको पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों का देखिए चीजें, ऐसे थोड़ी होता है। खुद के प्रति तो थोड़ा सा वो रहिए ना, मतलब कि हाँ हमारा लाइफ है, हमारा लाइफ अच्छा करना है। आपका लाइफ अच्छा करने कोई थोड़ी आएगा, वो तो खुद ही अच्छा करना पड़ेगा ना आपको, और उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के लिए, पढ़ने से ज्यादा जरूरत है कि टीचर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि टीचर का योगदान बहुत कम होता है, लेकिन जो योगदान होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो योगदान टीचर न दे तो आप नहीं कर सकते 100%, ठीक है। मान लीजिए कि हम लोगों का योगदान बहुत कम है, लेकिन जो योगदान है ना कम, वही बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो अच्छा टीचर चुनिए, ये सब चीजें मत कीजिए, ठीक है। मैं औरंगाबाद वालों के लिए बोल रहा हूँ, बाकी के लिए नहीं। बाकी में ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना कि 1 घंटे की क्लास में 20 मिनट अगर 30 मिनट अगर मतलब बकवास कर लेना, अपने बारे में बोल दे, इससे है वो है ये है, तो सब बच्चों को, अरे बहुत मस्त टीचर है, बहुत बढ़िया टीचर है। वो टाइम ऐसा नहीं होता, आप ज्यादा बकवास कीजिएगा ना तो बच्चे मतलब क्या बोले, घुच्चू समझेंगे। मतलब पढ़ाना होता है वहां पे, सिखाना होता है वहां पे। यहाँ पढ़ाना सिखाना नहीं, यहाँ पे अपना बड़ाई कीजिए ज्यादा, ऐसे हैं वो हैं, कोई बता दे तू रे, हम जैसे कोई बता देता हो, ऐसे थोड़ी होता है यार। हम जैसे बतू से कोई बता देता हूँ, तो जब मतलब यहाँ टीचर का डायलॉग है, ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल चीजें बता करके क्लास में बोलेंगे बच्चों के सामने कि कोई बताता हूँ, कोई हो औरंगाबाद जो बता देता हूँ। तभी तो देखते हैं कि औरंगाबाद से रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन बाकी अलग अलग जिला से रिजल्ट आ रहे, टॉपर आ रहे हैं, ठीक है। हमारे औरंगाबाद वाले पीछे हैं। ऐसा थोड़ी है कि कम बुद्धि वाले है या फिर मेहनत कम है, मेहनत उतना ही कर रहे हैं, बुद्धि भी उतना ही है,
लेकिन हमें बताया नहीं जाता वो सब सारी चीजें। हम पढ़ा रहे तो हम ऐसा पढ़ाएंगे ना कि हमारे कॉपी से क्वेश्चन आ जाए, कि हम क्लास में बोलेंगे बाबू गाइड ले लेना, गाइड लेके रखना। जब गाइड ही रखना था तो आपके पास कहाँ है? आपको साल भर पैसा क्यों देंगे हम? है, गाइड लेके याद करेंगे ना घर में बैठ के, क्या देंगे आपको पैसा? आपके पास आ रहे हैं, आपका कॉपी पढ़ेंगे और कॉपी से एक क्वेश्चन बाहर नहीं आना चाहिए। अब बताइए, सारा चीजें ऐसा होना चाहिए, ठीक है। मत बैठाया कीजिए सर पे किसी टीचर को। कोई टीचर आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता। यहाँ पे हम टीचर है ना इस कम्युनिटी से, तो इसी कम्युनिटी का हम बंडा फोड़ कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी नहीं सोचता, क्योंकि हमें खुद बोला गया ये सब सारी बातें। जाइए सर 1 घंटे निकाल दीजिएगा ना सिर्फ को, बोले यार ऐसे थोड़ी होता है। 11th वालों के साथ तो और धोखा होता है। वो लोग का सिर्फ गिन करके चैप्टर पढ़ाया जाता है, तभी बता सकते हैं। मोल पढ़ा देंगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ा देंगे, ठीक है। केमिस्ट्री में एक केमिस्ट्री में और क्या हो जाएगा, मोल हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, एक आईपीएससी हो गया, ठीक है। पूरा 1 साल खत्म, जनवरी आया 12th स्टार्ट। इनके साथ तो और धोखा होता है। फिजिक्स में भी गिन के बता सकते हैं, मैथ वाला बता देंगे, वेक्टर बता देंगे, 1D बता देंगे, 2D बता देंगे, 1 साल खत्म। 1 साल खत्म, जनवरी आया 12th स्टार्ट। के दिमाग में यही रहता है, उनके दिमाग में, किसी के दिमाग में यहाँ बस खत्म करना है किसी तरीके से, दिसंबर तक खींचना है, इसके बाद 12th स्टार्ट कर देंगे। ध्यान रखिएगा, अगर कहीं जाइएगा औरंगाबाद से बाहर तो सबसे पीछे आके रहिएगा, ठीक है। और यहाँ अगर मेहनत कर रहे हैं तो सिर्फ यहाँ के बच्चों के लिए, इतना सिंपल सिंपल चीजें बता रहे हैं तो सिर्फ आप ही लोग के लिए, ठीक है। आपकी लाइफ आप सोचें, यहाँ हमने बहुत देखा, मतलब ये सब चीजें, और उन्हें उस टाइम समझ आता नहीं है। ये जो एज है ना 16-17 साल का, इस टाइम लगता है कि हमें जितना आसान चीजें मिली उतना ही ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपको कोई ना जोड़ दे दूं, ठीक है, थोड़ा सा हार्ड, अब एक दे दो 2+2, ठीक है, तो ये आपको अच्छा लगेगा। लेकिन ये जो रहेगा ना ये आपको खराब लगेगा कि यार इतना हार्ड करवा रहे हैं यार क्या। लेकिन ध्यान रखिएगा यही आपके लिए जरूरी है। ये तो सबको आता है, ये सबको थोड़ी आता है जो थोड़ा सा हार्ड रहेगा। यही तो हमें सीखना है, इसी को तो सीख के आगे जाएंगे ना बाकी बच्चों से कंपटीशन में। ध्यान रखिए इन सब चीजों का, ठीक। अब अगर कोई बोल देना क्लास में, कोई बता देता हो या कोई हो, तो सीधे हम कांटेक्ट करा दीजिएगा हमारा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में से कहीं भी। यहाँ क्या बोलते कुछ ज्यादा ही है। एक टीचर फिजिक्स का बोलती है 2008 में बीटेक किए और उसमें 28 लाख रुपए खर्च हुआ। अब जो बच्चे हैं वो तो फर्स्ट बार क्लास कर रहे हैं, अब उनको लग रहा है ऐसा कि 28 लाख रुपए खर्च करके फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, मतलब कि बहुत बहुत अच्छा टीचर है। पहली बात उनका बीटेक कंप्लीट ना हुआ, 2008 में बीटेक में 28 लाख रुपए लगता नहीं था, ठीक है ना। तो बेवकूफ बना देते हैं बच्चों का, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। हाँ, जितना पढ़े उतना, इतना है कि हम जितना जानते हैं उतना आप लोगों को बता देंगे, आपका 12th बोर्ड अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। ये बोलना चाहिए, ये थोड़ी बोल देना चाहिए। अब मान लीजिए कोई ऐसी चीज होता है वो वहां बात बात में बोल देते हैं कि ये सब तो कोटा का भी टीचर नहीं बताता, कोटा का भी टीचर कोई ना बताता। ऐसा थोड़ी होता है यार। कोटा के टीचर से मुलाकात कीजिए कभी, क्या है कोटा के टीचर, वहां पढ़े हैं, हमें पता है ना क्या है वो। बोलते कोटा वाले भी हमारे सामने फैला है, वाह वाह, बड़ाई करे के भी हद होता है। मतलब अब बच्चे हो तो पता नहीं क्या है यहाँ पे, जो आलतू फालतू बोलता है उसी को ज्यादा पसंद। समझ में आया ये चीज? ठीक है, बहुत बोल दिए थोड़ा सा, आपके लिए बोले, आपकी लाइफ है, ध्यान दीजिए। ध्यान रखिएगा कोटि का मान 3 तक हो सकता है, 3 से ज्यादा किसी रेयर केस में हो सकता है, ठीक है, 3 से ज्यादा ना, कोटि का मान 3 तक हो सकता है। ये पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और है, कोटि जो है वो आपका निगेटिव हो सकता है,
जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, बट्टा में भी हो सकता है, क्या बोलते हैं उसको, भिन्न 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 में भी हो सकता है, ठीक, भिन्न में भी हो सकता है कोटि का मान। चले बस यही कोटि खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, अब क्वेश्चन करेंगे इससे। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन के साथ, और अगर किसी को मेरा बात बुरा लगा हो तो देख लीजिएगा अपने अनुसार, लेकिन हम सच बात बोल रहे हैं, ठीक है, आप ही के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हम भी यहाँ से पढ़ के कोटा गए थे, ठीक है, हम भी यहाँ का सबसे तेज लड़का थे। रिजल्ट आया था तो कोचिंग टॉपर थे, हाई स्कूल टॉपर थे, पंचायत टॉपर थे, ठीक है, ऐसा लगता था मतलब हम बहुत तेज है। जब कोटा में गए तब पता चलता सबसे नीचे से रिजल्ट आ रहा है, सबसे नीचे से। तो बोलिए मेहनत बहुत ज्यादा किए था ना, मेहनत करने की वजह से फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इतना कुछ बुझाने लगा है, ठीक है, और टीचर अच्छा अच्छा मिल गए थे, ठीक, इसलिए तो धोखा तो होता है हम लोगों के साथ, ये चीज तो मानना पड़ेगा आपको भी हमें भी, ठीक है, धोखा होता है हम लोगों के साथ, क्योंकि 11th 9th 10th 11th 12th बेसिक कुछ सिखाया नहीं जाता। अब ऐसे ही बोलिएगा तो कोचिंग है 10th क्लास तक पढ़ाते हैं, अब तो 11th 12th भी चलता है कर्मा रोड में, ठीक है। अब वहां बताइए कि वहां क्या है, हाँ? आप ही बताइएगा सही है कि गलत है। जैसे मैथ में आज ही मान लीजिए कि 5+4 है, ठीक है, मैथ क्या होती है, मैथ वाली सोचने समझने वाली चीज होती है, ठीक है, हम जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सोच समझ कर उतना ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन वहां क्या है कि मैथ में ऐसे बोलेंगे, बोल 5+4 9, 5+4 9, 5+4 9, इस तरीके से, ऐसे थोड़ी मैथ होता है। क्या ना बुझा रहा है भाई, 10th क्लास में कोई है 5+4 9 होता है, किसको ना बुझा रहा है, जो चीज समझाना चाहिए तो समझा नहीं रहा है। 5+4 9, 5+4 9, ये क्या होता है, ऐसे थोड़ी बुलाया जाता है, ऐसे थोड़ी मैथ होता है। अब अगर वो 10th पास कर गया तो फिर आगे मैथ में क्या करेगा वो। आज का होमवर्क है गाइड पेज नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए वाला, सेकेंड, थर्ड, 4 और 5, ये 5 क्वेश्चन मैथ का याद करके आना है बाबू, ठीक है, मैथ का याद करके आना है, कल टेस्ट है। ये क्या हो गया, 5 क्वेश्चन याद करके आएगा मैथ का, अब बना के आएगा, समझ के आएगा, नहीं समझ आए तो आपसे पूछेगा, याद करके क्या होता है। जनवरी में बैच स्टार्ट होता है, फरवरी में एग्जाम है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर मान लीजिए कि 2025 में जनवरी में स्टार्ट हुआ 10th का बैच, तो 2026 के फरवरी में 10th का एग्जाम है, तो जनवरी से ही मैथ का गाइड याद करवाना स्टार्ट, जनवरी से ही गाइड स्टार्ट याद करवाना, और गाइड से ही तो क्वेश्चन आता है। आप आज 3 क्वेश्चन, कल 5 क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ऐसे दे दे के याद करवा रहे हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे सॉल्व हुआ। क्वेश्चन में जो बोला था, लैंग्वेज जो बोला था, वो लैंग्वेज कैसे बोला, उसके अनुसार फिगर कैसे बना, क्या वो कुछ मतलब नहीं उसको, क्वेश्चन में क्या बोला था कोई पता नहीं, लेकिन उसको पूरा याद है। तू तो कम एज का बच्चा है, उसको थोड़ी पता है उतना कैसा मत पढ़ाना है, क्या टीचर है, इतने ज्यादा बच्चे हैं, इतने ज्यादा इतने सालों से क्लास करा रहे हैं, अब इस तरीके से थोड़ी मैथ पढ़ाया जाता। अब बेशरम की तरह बोलते भी कि सर देखिए जितना टेम्पो का ड्राइवर है ना, ये सब हमारा स्टूडेंट है, समझे, बेशरमी देखिए टीचर का, जितना टेम्पो का ड्राइवर है हमारा स्टूडेंट है। कोई ऐसा बोला कि सर PMCH है ना, वहां जो डॉक्टर है ना वो हमारा स्टूडेंट, सर वहां जो है ना वो हमारा स्टूडेंट, इस तरीके से होता है। ये थोड़ी होगा कि भैया वो जो खलासी दिखाई दे रहा है ना वो ट्रैक्टर पे ईट वजन निकाल रहा है, वो हमारा स्टूडेंट है, ये क्या हो गया। कुछ ना जानने से ज्यादा खराब है कि आधा अधूरा जानना, ये ध्यान रखिएगा। ये जानेंगे तो बहुत अच्छे से जानेंगे, नहीं तो ना जानेंगे, बात खत्म। आधा अधूरा, वो भी आधा अधूरा भी नहीं जानते तो याद किया हुआ रहता है। और उस कोचिंग में इतने तेज तेज लड़के और लड़कियां हैं, मतलब उस कोचिंग में कभी उनको अच्छे से पढ़ा दिया जाए, और अच्छे से अगर मतलब अच्छे क्वालिटी का, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कराया जाए, फर्स्ट बार 12th के साथ नीट और जेई निकाल लेंगे, नीट जेई की बात कर रहे हैं, नीट और जेई निकाल लेंगे 12th के साथ, इतने अच्छे अच्छे।
लेकिन वो सब के सब वहां जाने के बाद बर्बाद हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, आबाद नहीं, बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा खराब लगता है। ऐसा नहीं कि किसी का हम शिकायत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब भी स्टूडेंट लाइफ ही अपना, तो हम समझते हैं दर्द। ठीक है, 5 महीना और 6 महीना पे कोई उधारी करता है फी, अब फिर जब मौसम होता है ना धान काटने का, तो धान काट करके बेच के फिर फी देते हैं, समझिए। 5-6 महीना का उधार रहता है कोचिंग का। और जब अभी तो धान रोपने का टाइम आ रहा है, और फिर जब धान काटने का टाइम आएगा, धान काट करके धान निकाल करके उसको बेचते हैं और फिर फी देते हैं। इतना मुश्किल से फी देते हैं, इसलिए कि पढ़ रहा है तो कुछ करेगा। उसको क्या पता कि जहाँ पढ़ रहा है उसको और बताया नहीं जा रहा, उसको और दबाया जा रहा है, क्या करेगा वो बेचारा। वहां का मेढक है ना, उसी तरीके से सारे स्टूडेंट हुआ, उसको लग रहा है कि मतलब यही हम सबसे ज्यादा तेज हैं, बाहर निकलेगा तब उसे पता चलेगा। और उसका गलती कहाँ है? गलती तो इसका है ना, टीचर का गलती है, कोचिंग का गलती है ना। तो ध्यान दीजिए इन सब चीजों को। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत ज्यादा बोल दिया आज थोड़ा सा। ठीक, मिलते हैं अगले क्लास में। और ये हम लोग जो भी पढ़े इसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हर हर महादेव।